हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के तीसरी यूनिट का 5वां अध्याय, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। प्रेरणा और सीखना। प्रेरणा द्वारा किस प्रकार सीखा जाता है? जितनी प्रेरणा मिलेगी उतना ही सीखेगा। हम इसी के अंतर्गत हम देखेंगे आज सबसे पहले परिचय। मानव व्यवहार बहुत ही जटिल है और इसे समझना बहुत कोई सरल काम नहीं है। इस व्यवहार का पूर्ण अनुमान लगाया जाना संभव है और इस जटिलता के बावजूद यानी मानव का व्यवहार बहुत ही जटिल है, इसको समझना कोई सरल काम नहीं है और इस जटिलता के बावजूद मानव व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाया जाना संभव है, क्योंकि व्यवहार बहुत कुछ वातावरण पर निर्भर करता है। एक ही परिस्थिति में दो मनुष्य एक सा व्यवहार कभी नहीं करते और ना ही वही व्यक्ति सीधा एक सा व्यवहार करता है, क्योंकि व्यवहार में बड़ी ही भिन्नता पाई जाती है। कुछ व्यक्ति दयालु होते हैं तो कुछ बड़े निर्दयी, कुछ व्यक्ति नम्र होते हैं तो कुछ अभिमानी। हमारे मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? कुछ व्यक्ति थोड़ी सी बाधा आने पर तुरंत ही काम छोड़ देते हैं तो कुछ व्यक्ति उस बाधाओं का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। वातावरण के अभाव में मानव व्यवहार को नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी वातावरण पर पर्याप्त सीमा तक निर्भर है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करती है। वंशानुक्रम से प्राप्त ये शक्तियाँ वातावरण में विकसित होती हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारणों का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के स्वभाव का विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार प्रेरणा, इस इकाई में हम प्रेरणा जिससे व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रेरणा क्या है और इस प्रेरणा से का विभिन्न प्रकार से सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है। हम सबसे पहले हम प्रेरणा को लेते हैं। प्रेरणा क्या है? सामान्य परिचय। व्यवहार के 3 पक्ष हैं। प्रेरणा का सामान्य परिचय है कि व्यवहार के हमारे 3 पक्ष हैं, जिन्हें क्या, कैसे और क्यों कहते हैं। पहले पक्ष का अर्थ है कि प्राणी कौन सा व्यवहार कर रहा है। दूसरे पक्ष का अर्थ है कि प्राणी उस व्यवहार को किस ढंग से कर रहा है और तीसरे पक्ष का अर्थ है कि उस व्यवहार का कारण क्या है, यानी क्या, कैसे और क्यों। प्राणी कौन सा व्यवहार कर रहा है, प्राणी उस व्यवहार को किस ढंग से कर रहा है, कैसे कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये 3 हमारे पक्ष हैं और इस व्यवहार के हम तीसरे का पक्ष हैं कि इस तीसरा जो पक्ष है कि इस व्यवहार का कारण क्या है, यानी कारण, और उस कारण का संबंध हमेशा ही प्रेरणा से होता है। दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में हम लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हमारे कार्यों के पीछे कोई न कोई हमारी प्रेरणा होती है। हमारा उद्देश्य प्रेरणा के आवश्यक अंग है। हम जो कुछ कार्य करते हैं वह किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। हमारे हर काम हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के लिए होते हैं और निरुद्देश्य बैठे रहने से आराम करने का उद्देश्य रहता है। जिस प्रकार नाटक में एक प्रेरक होता है जो पुस्तक लिए हुए धीरे धीरे पर्दे के पीछे बोलता है, उसी के अनुसार पात्र रंगमंच पर अभिनय करता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेरणाएं हमें किसी कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित करती है और हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं। अंग्रेजी में इसे मोटिवेशन कहते हैं और लैटिन भाषा में मोटो, जिसका अर्थ है मूव या मोशन। मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है, हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। प्रेरणा प्राणी की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक शक्ति संचालित होती है और चयनात्मक रूप से वातावरण के कुछ भागों की ओर निर्देशित होती है। मॉर्गन किंग और विरुज स्कॉपलर के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा आकर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को नियंत्रण ले आता है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। छात्र में क्रियाशीलता की अवस्था तब तक पाई जाएगी जब तक कि उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात व्यक्ति की आंतरिक दिशा व्यवहार कराती है और व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति तक किया जाता है। वह लक्ष्य प्राप्ति वह व्यवहार करना बंद कर दिया जाता है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि आंतरिक उसकी स्थिति है, उसकी जो आंतरिक व्यक्ति की जो आंतरिक स्थिति है
वो लक्ष्योन्मुख व्यवहार, यानी उसके जो लक्ष्य हैं उसकी तरफ बढ़ने वाला व्यवहार करता है और वो लक्ष्य तक पहुंचता है। वही प्रेरणा होती है कि उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके पीछे क्या शक्ति है, और वही शक्ति प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा के आधार या स्रोत, प्रेरणा के मुख्य 3 तत्व हैं। एक तो आवश्यकता, हमें अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उस चीज़ तक पहुँचेंगे। अंतर्नोद, यहाँ पर देखिए अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन या चालक दिया गया है। यहाँ पर अंतर्नोद या चालक होना चाहिए, प्रोत्साहन अलग है। तो आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक हम कह सकते हैं। हमारे अंदर की ड्राइव और हमारा प्रोत्साहन कितना है, इसके आधार पर सबसे पहले हम आवश्यकता को पढ़ेंगे। आवश्यकता क्या है? प्राणी अपने जीवन में अनेकानेक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। आवश्यकता शरीर में एक तनाव की स्थिति है। जब शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले तनाव को हम आवश्यकता कहते हैं। यानी आवश्यकता, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, यानी हमें वो चीज़ प्राप्त करनी है, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें उस आवश्यकता है तो हमें वो चीज़ प्राप्त करनी है, हम लक्ष्य तक पहुँचेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये भी हम कह सकते हैं। बोरिंग, बैकफील्ड और विल्ड के अनुसार आवश्यकता शरीर की जरूरत या अभाव है जिसके कारण शारीरिक संतुलन या तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव में ऐसा व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिससे आवश्यकता के फलस्वरूप होने वाला संतुलन समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को जब प्यास लगती है तो स्पष्ट है उसके शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, अतः वहाँ प्यास की आवश्यकता पानी के कारण उत्पन्न हुई। दूसरी ओर हमारे शरीर में पदार्थ अधिक मात्रा में इकट्ठा होने पर निकल जाना आवश्यक है। अर्थात आवश्यकता के तात्पर्य इन दोनों तरह की अवस्थाओं अर्थात कभी कमी या अतिशय होता है। मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा का पहला कदम माना है, क्योंकि किसी भी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में सबसे पहले आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। यानी अभिप्रेरणा सबसे पहला तत्व है। आवश्यकता अभिप्रेरणा की सबसे पहला तत्व है। आवश्यकता के कारण ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। प्रेरणा के तत्व तीनों हैं, आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन। अंतर्नोद या चालक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता द्वारा शरीर में उत्पन्न तनाव एक प्रकार की ऊर्जा या शक्ति को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में, शक्ति जैसे ही आवश्यकताओं को अनुभव करेगा वैसे ही उसके शरीर में तनाव उत्पन्न होगा। यह तनाव तुरंत ऊर्जा हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। इसकी 2 विशेषताएं हैं, व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य करना और व्यवहार की दिशा प्रदान करना। जब हमें आवश्यकता होगी तो हमें तनाव उत्पन्न होगा कि उस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे मानसिक या हमारे दिमाग में आएगा कि हमें उस चीज़ की आवश्यकता है, तो हम तनाव होगा और फिर हमें ऊर्जा या शक्ति मिलेगी वो काम करने के लिए। प्राणी की आवश्यकता उससे संबंधित चालकों को जन्म देती है। जैसे प्राणी भोजन की आवश्यकता है और यह आवश्यकता हमें भूख नामक चालक को जन्म देती है। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास नामक चालक की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरणार्थ, भूख चालक को उसे भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना है, हमारी आवश्यकता है खाना, हमें भूख लगी, वो चालक हैं और हमें उस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करता है। डैशियल के अनुसार प्रेरक शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। हिलगार्ड के अनुसार चालक व अत्यधिक मानसिक तनाव की दशा है जो अनुरत क्रिया और उपक्रमात्मक व्यवहार की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन का उस लक्ष्य से है जिसमें एक ऐसी उत्तेजना प्राप्त होती है जो प्राणी को लक्ष्य क्रिया के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी उद्देश्य है, यहाँ पानी प्रोत्साहन है। एक मजदूर के लिए मजदूरी या पैसा प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन या लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक लक्ष्य व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसे प्राप्त करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है क्योंकि इससे दूर रहने से ही व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, जैसे दंड। प्रोत्साहन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का होता है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। यानी धनात्मक हम किसी को शाबाशी देकर कर सकते हैं और ऋणात्मक जैसे किसी बच्चे ने अच्छा किया तो हम उसको शाबाशी देंगे, और ऋणात्मक किसी बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो हम उसे दंड देंगे।
वो ऋणात्मक प्रोत्साहन है। जब हम शाबाशी देंगे तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। ऋणात्मक में जब हम उसको दंड देंगे तो वो आगे से ऐसा नहीं करने की कोशिश करेगा। हिलगार्ड के अनुसार प्रोत्साहन बाह्य वातावरण में उपस्थित वह वस्तु है जो आवश्यकता की पूर्ति करता है और इसे इस प्रकार के चालक को समापन क्रिया द्वारा कम करते हैं। डिशिस और क्रॉफोर्ड के अनुसार उद्दीपन वास्तविक उद्देश्य वस्तुएं हैं। इस प्रकार आवश्यकता और चालक आंतरिक स्थितियां हैं और प्रोत्साहन वातावरण से संबंधित आवश्यकता चालक और प्रेरणात्मक चक्र बनाते हैं। जब प्रोत्साहन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रेरणात्मक चक्र जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमारी आवश्यकता से प्रोत्साहन मिलता है और चालक उत्पन्न होते हैं जिससे हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा चक्र। प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा। इसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से थैंक यू।